चलिए बस ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। कल डाल देंगे। आज वो दोनों अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। आगे के अमेंडमेंट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डोंट टॉक। चलो ध्यान देना। अभी जो डिस्कशन है, मतलब जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो होगा कौन से चैप्टर का? कैपिटल गेन। उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें मैंने आपको टैक्स रेट का तो बता दिया कि टैक्स रेट्स में क्या अमेंडमेंट हुए। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया कि टैक्स रेट्स कब से चेंज कर दिए गवर्नमेंट ने। तो 23 जुलाई 2024 से क्या कर दिए चेंज। कौन सी जगहों पे चेंज किए? तो तीनों ही सेक्शन में किए। 112A, 112, 111A। 22 जुलाई 2024 तक टैक्स के रेट अलग है। 112A में क्या किया है? तो रेट 12.5 कर दिया है। 112 में क्या किया है? तो उसमें भी 12.5 किया है। और इसमें कितना कर दिया है? 20। 112A, देन 112 एंड 111A। इसमें कितना था पहले? इसमें कितना था? 10% था। इसमें कितना था? 20। एंड इसमें कितना था? 15। तो ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है। जो ओल्ड है न्यू है उसमें आपको बाइफर्केशन आना चाहिए। ठीक है। अभी जो मेन जो डिस्कशन हमको करना है वो है कैलकुलेशन में किस तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करें। जैसे मेन जो अमेंडमेंट है वो है दोस्तों सेक्शन नंबर 112 को लेकर। तो 112 में मैडम जी ने क्या ऑप्शन दिया? दो। मैडम जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने दो ऑप्शन दिए। ठीक है। एक तो आपको जाना है, अगर जाना है तो विथ इंडेक्स जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर विथ इंडेक्स जाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 20। अगर आप विदाउट इंडेक्स आओगे तो कितना देना है? एट द रेट ऑफ 12.5%।
बोलने में कितना आसान लगता है, विथ इंडेक्स 20, विदाउट इंडेक्स 12.5, पर इतना नहीं है। उन्होंने क्या बताया पता है, कि ये जो विथ इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स है ना, ये सिर्फ आपको जब आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हो ना, क्या कंप्यूट करते हो, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हो ना, तब ये ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब जब आप कैपिटल गेन को, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 तो जब आप अपने टोटल इनकम में क्या करते हो, समझना दोस्तों, जब आप अपने टोटल इनकम में क्या करते हो दोस्तों, इंक्लूड करते हो। क्या करते हो, इंक्लूड। मतलब जब टोटल इनकम में इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, तो फिर उस केस में तो आपको जो इनकम लेनी है ना, वो कौन सी वाली लेनी है, विदाउट इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है, जब टोटल इनकम गिनेंगे तो कैपिटल गेन कौन सा वाला लेना पड़ेगा, विथ इंडेक्स के विदाउट वाला, विदाउट। समझ में आ रहा है ना, जब टोटल इनकम गिनते हैं, जब तुम क्या निकालने जाते हो, टैक्स निकालने जाते हो, तब तुमको क्या करना होता है, ऑप्शन करना होता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है पता है, इनकम में कोई बेनिफिट नहीं है, जो बेनिफिट है वो सिर्फ किस में है, टैक्स के कैलकुलेशन। समझ में आ गया। तो ऐसे अमेंडमेंट यही था, मेन जो अमेंडमेंट था वो, पर इसको जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। सो समझना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स है, उनकी एज अपने रखते हैं कितनी, 28 ईयर्स। उनकी दोस्तों कौन सी इनकम है, सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम कितनी है, तो सैलरी इनकम है 12 लाख। ये उनका सैलरी इनकम हो गया। उसके बाद उनको आईएफओएस में से कुछ इनकम हुआ है, ठीक है, वो कितना हुआ है, तो 2 लाख रुपए का आईएफओएस का इनकम हुआ है। ठीक है, किसके अंदर इनकम हुआ है, तो सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट का क्या था, कुछ इंटरेस्ट उनको मिला है 2 लाख रुपए। ओके। अदर इंफॉर्मेशन में ऐसा है कि उन्होंने, अदर इन्फो में हम ऐसा ले सकते हैं कि लाइक उन्होंने एक असेट बेचा है, ठीक है। मान लो कि उन्होंने क्या बेचा है, तो एक प्रॉपर्टी बेचा है। कौन सा प्रॉपर्टी बेचा है, तो कौन सा वाला बेचा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है, जो कितने में बेचा है, तो उसका वैल्यू है 36 लाख रुपीस। ये उसका एक्चुअल कंसिडरेशन है, मतलब एक्चुअल में कितना पैसा लिया है, 36। बट उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ना, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीज है। ओके, मतलब एक्चुअल में 36 में बेचा, बट स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 45। तो आपको भी पता होगा, एक सेक्शन आंसर में मैं करवाऊंगा कि सेक्शन नंबर 50C के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी तुमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस में बेची, तो फिर उस केस में हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना होता है, फॉर द विच पर्पस, टैक्स पर्पस। समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो मिस्टर एक्स है ना, उन्होंने कुछ ट्रांसफर एक्सपेंस भी इंकर किए हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 1% ऑन विच कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन। समझ लो, तुम लोग के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये तुमने एक्चुअल कंसिडरेशन लिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना। ओके ना, तो 36 लाख रुपीज है आपका, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 45। ट्रांसफर एक्सपेंस कितना परसेंटेज है, 1% किसका है, तो ऑन एक्चुअल कंसिडर। ठीक है, एक मिनट ना, मुझे एक इमरजेंसी कॉल अटेंड करना पड़ेगा। ओके।
ठीक है, चलो हम डिस्कस कर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का वो कितना है, 45 लाख रुपीस। ठीक है, समझना, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने डिस्कस किया 45। ट्रांसफर एक्सपेंस कितना है, 1% ऑफ विच कंसिडरेशन। अभी इसमें थोड़ा अगर हमको ट्विस्ट करना है तो कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, देखो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अग्रीमेंट डेट का है। ठीक है, और एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम मान लो कि कौन से दिन का है, डीड के दिन का। ठीक है, और डीड के दिन पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 47 लाख है, तो अग्रीमेंट के दिन पे कितना है 45। तो आपको क्या सिखाया गया था कि अग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप ले सकते हो प्रोवाइडेड टोकन चेक से मिलाओ। याद आ रहा है थोड़ा बहुत के लिए? तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा वो लोग एड ऑन कर सकते हैं, प्योरली अमेंडमेंट तो नहीं होगा। तो जब डीड आपने साइन की तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 47 था, तो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैं किसके दिन का ले लेता हूँ, कौन से डेट का है दोस्तों, अग्रीमेंट डेट। एंड टोकन अमाउंट किस में रिसीव हुआ है, टोकन अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्या, रिसीव्ड इन, सॉरी इन किस में है दोस्तों, तो इन किस में रिसीव किया हमने, चेक से रिसीव किया। तो हम अग्रीमेंट के डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। पर अगर मान लो टोकन नहीं मिला है, कैश में मिला है, तो फिर बाद में 47 लेना पड़ेगा, फिर 45 आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, ओके। अभी है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के साथ ही। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी का 10 लाख रुपए है। ठीक है, एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इस प्रॉपर्टी का वो है दोस्तों 22 लाख रुपए। ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ऐसे तो आपको इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट अपने डायरेक्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही ले सकते हैं। आई होप आपको इंडेक्सेशन तो देना आता ही है, सीओए मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इंडेक्स डिवाइड बाय एक्विजिशन इंडेक्स। ठीक है, एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आपको 2001 से पहले की प्रॉपर्टी देंगे, तो 2001 से पहले की देंगे तो आपको एफएमवी लेनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2001 की। उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर दी हुई है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एफएमवी विच एवर इज क्या लेना होता है, लोअर। याद है ना सबको? ठीक, अभी इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट विच टैक्स लायबिलिटी, मतलब फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो आपको क्या गिनना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको गिनना क्या पड़ेगा, क्या गिनना है दोस्तों, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम उनका कितना है, तो सैलरी कितना है, तो सैलरी अपने ने ऊपर गिना कितना है 12 लाख, और वो डिडक्शन वगैरह माइनस होके ही आया है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होके ही आया है। फिर उसके बाद आएगा कैपिटल गेन। अभी मुझे ये बताओ, कैपिटल गेन में तो दो पार्ट है, एक है विथ इंडेक्स वाला। तो विथ इंडेक्स वाला आपका कैपिटल गेन कितना होगा, तो वो होगा 45 माइनस कितना, -22 करूंगा ना, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 22 लाख है। तो आपका कैपिटल गेन विथ इंडेक्स कितना है 23। आपका कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्स कितना आएगा, तो विदाउट इंडेक्स कितना आएगा 45 माइनस कितना 10, इसका मतलब कितना आएगा 35 आएगा। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि कैपिटल गेन कौन सा वाला मुझे टोटल इनकम में ऐड करना है, ये 23 लाख ऐड नहीं करना है, मुझे कौन सा वाला ऐड करना पड़ेगा विदाउट इंडेक्स। तो यहाँ पे कितना ऐड करूंगा मैं 35। फिर जब टैक्स गिनूंगा ना, तब मुझे इन दोनों का क्या करना है, ऑप्शन लेना है कि कौन सा वाला रेट लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर दोस्तों आपकी कौन सी इनकम है, आईएफओएस की। तो आईएफओएस की कितनी इनकम है आपकी, 2 लाख रुपए इनकम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा बोलो, कितना होगा 49 लाख होगा ना। यस सर, थोड़े के लिए रह गया, सरचार्ज वगैरह आएगा नहीं। तो अभी इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी। समझ में, टैक्स लायबिलिटी में दो पार्ट, एक तो कौन सा वाला, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो नॉर्मल वाली कितनी इनकम है 14 लाख है। कैसे 14 लाख है, 12 लाख प्लस ये आईएफओएस। ठीक है ना, तो ये 14 लाख आया। ओके, अभी सेविंग अकाउंट पे आपको पता है, सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो सेक्शन नंबर 80 टीटीए में क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि टैक्स पेयर 115 बीएसई को ऑप्ट आउट कर रहा है, तो फिर आपको पता होगा कि 10,000 रुपए का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर विच सेक्शन 80 टीटीए। अगर मान लो बीएसई में टैक्स पे करता है तो ये 10,000 का डिडक्शन आपको नहीं देते हैं, बट अपने दे देते हैं डिडक्शन ताकि थोड़ा कवरेज बढ़े। तो कितना होगा 13,90,000। सीनियर सिटीजन में आपको याद होगा 50,000 रुपए तक मिलता है, बट उसमें सेविंग प्लस क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे 13 लाख कितना होगा 90,000।
अभी यहाँ पे जो कैपिटल गेन है इसको तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें हमको दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो मान लो कि अभी तुम्हारे पास विथ इंडेक्स वाला कैपिटल गेन कितना है 23 लाख एंड विदाउट इंडेक्स वाला कितना है 35। तो ये 23 लाख का आपको कितना परसेंट करना है 20%। ओके ना, ये कौन सा वाला है दोस्तों, विथ इंडेक्स। लॉजिक क्या है, इंडेक्स दोगे तो इनकम गिरेगा, इनकम गिरेगा तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ 23 लाख का 20% कितना होगा 4 पॉइंट कितना होगा 6 लाख, एंड यहाँ पे 35 लाख का 12 पॉइंट कितना करूंगा मैं 5, तो 12.5 कितना होगा 4,37,000। समझ रहे हो ना, तभी मुझे ये बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है 4.6 या 4.37। 4.37, तो आप इस स्कीम में जाना पसंद करोगे। तो अभी क्या होगा 13,90,000 के ऊपर हम टैक्स निकालते हैं, तो टैक्स ऑन 13,90,000, तो 10 लाख तक कितना टैक्स आता है 1,12,000 कितना 500। तो बैलेंस कितना बचा आपका, बैलेंस बचा 3 लाख कितना 90,000। कितना होगा 3,90,000 एट द रेट ऑफ 30%, कितना हुआ 1,17,000 टोटल 2 लाख प्लस 4,37,500 6,67,000 एग्जैक्ट। ये आपका टैक्स हो आ रहा है। बट मान लो यहाँ पे 4.6 की जगह 4.1 आ रहा होता तो फिर मैं 4 लाख। तो सर ऐसा क्यों किया आपने कि कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्स क्यों लिया, इसमें फायदा गवर्नमेंट का है, क्यों, क्योंकि जहां पे लिमिट बेस्ड टैक्स आते हैं ना जैसे सरचार्ज, यहाँ पे मान लो कि 35 की जगह मैं 45 ले लूं तो सरचार्ज ट्रिगर हो जाता ना आपके। तो विदाउट इंडेक्स सरचार्ज ट्रिगर होगा, विथ इंडेक्स सरचार्ज ट्रिगर नहीं होगा। नहीं समझे, लिमिट चेंज हो जाएगी ना 50। ये तो मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले क्या बोला, एक लाइन बोला पर किसी को समझ में बोले थोड़े के लिए रह गया, मतलब 49 तक पहुंचा ना। अगर मान लो 50 को क्रॉस कर गया तो 50 से भी थोड़ा ज्यादा क्रॉस करवाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 50 क्रॉस करेगा तो मार्जिनलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना। मतलब मैं एट अ टाइम सब डिस्कस कर सकता हूँ बट सब में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अभी इस केस में क्या होगा 6,67,000 विल बी योर टैक्स लायबिलिटी, प्लस सरचार्ज तो आएगा नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि इनकम 50 लाख से क्या है कम। तो यहाँ पे 4% क्या ऐड कर दिया जाएगा, सेस कितना होगा बोलो 680 टोटल 693 कितना होगा, ये तुम्हारा क्या होगा टैक्स, समझे। टोटल इनकम में कंफर्म इसका एडजस्टमेंट होगा, ध्यान रखने का। क्या करोगे कैपिटल गेन विथ इंडेक्स वाला टोटल इनकम में लोगे कि विदाउट इंडेक्स वाला, विदाउट, समझे। तो जब तुम टैक्स गिनते हो ना तब वे इंडेक्सेशन देना है। अभी मान लो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मान लो इंडेक्स दिया तो लॉस आ गया, जैसे मान लो कि ये विथ इंडेक्स है, इंडेक्स कब ज्यादा आएगा, एक्चुअल कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट में तब डिफरेंस ज्यादा होगा जब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पुरानी होगी। समझ में आ गया। तो मान लो यहाँ पे इंडेक्सेशन है ना वो 22 की जगह मैं 52 रखता हूँ, विच इज आई थिंक सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 52 करने के लिए इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंडेक्सेशन 363 चल रहा है, मतलब वो चालू 100 से हुआ है। तो 100 से 363 हुआ मतलब कोई भी प्रॉपर्टी 3.6 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है, यही होता है ना इसका मतलब 3.6 टाइम्स होगी ना 363 मतलब 3.6 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो मैं थोड़ा इसको रीजनेबली 17 लाख के आसपास रख देता हूँ। तो 17 लाख के आसपास रखता हूँ, प्रॉपर्टी को 1 अप्रैल से पहले शिफ्ट करता हूँ, तो इंडेक्सेशन आपको पूरा स्ट्रेच मिलेगा। तो इंडेक्स आया 52 लाख और तुमने प्रॉपर्टी बेचा कितने में, कितने में बेचा है 45। ऐसे तो 36 में बेचा है पर हमने कितना लिया 45। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये 45 लाख रुपीज के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो 7 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, लॉस आएगा। अग्री करते हो कि नहीं, तो वो लॉस जो आया 7 लाख रुपए का वो तुमको कहीं पे भी एडजस्ट करने को मिलेगा नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। अभी एक एरर हुई है, हमने कैलकुलेशन में ये 1% ट्रांसफर एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया, तो अभी हम करने जाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अपने इसी को निकाल देते। डन ना, देखो साथ में कॉन्सेप्ट भी हो गया, लगे हाथ क्या हो गया,
समझ में नहीं, ऊपर से जब एरर होती है तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। क्लियर है ना? देन एरर कॉन्सेप्ट में नहीं हुई है, समझो। वो मैंने आपको बोला कि इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, वो बीच में मैं छोड़ के गया, उस चक्कर में क्या हो गया, 1% ले गया। अदरवाइज 1% लूंगा तो 36,000 रुपये और कम होगा। कैसे 36,000 और कम होगा? 36,000 माइनस होगा ना, तो 36,000 आपकी इनकम और गिरेगी। मतलब 49 लाख थी ना, इंस्टेड ऑफ 49 लाख 48 लाख 68 तो 4,000 के आसपास हो। कॉन्सेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं है, तुमको अपना इंफॉर्मेशन कंसिडर करना है, पर अभी तो है ही नहीं, तो तुम गिनने बैठे हो तब तुमको मिलेगा। डन, ठीक। ये मेन अमेंडमेंट था। अभी अभी सब छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पीओएच, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग से क्या पता चलता है कि कोई एसेट या तो लॉन्ग टर्म होती है या तो शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में आपको याद होगा कि 12 महीने होते हैं, फिर 24 महीने होते हैं, एंड कितने महीने होते हैं? 36। जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स हैं, क्या है? लिस्टेड शेयर्स, या तो फिर लिस्टेड क्या है? सिक्योरिटीज। ठीक है, तो 12 महीने से ज्यादा होता है तो वो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम होता है तो शॉर्ट टर्म। मान लो कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सा वाला प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना महीने होता है? 24 महीने से ज्यादा हुआ तो वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म। एंड एक याद करो, अदर असेट्स हुआ करता था। कौन सा असेट हुआ करता था? अदर असेट्स। तो उसमें कितना मंथ हुआ करता था? 36। अगर 36 मंथ से कम हुआ तो वो शॉर्ट टर्म हो। अभी अमेंडमेंट ये हुआ है कि इसको दोस्तों निकाल दिया गया है। आ रहा है समझ में? मतलब अभी क्लासिफिकेशन सिर्फ 12 महीने एंड कितने महीने के हिसाब से? 24। तो जो अदर असेट 36 में आती थी ना, वो अभी यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, अदर असेट्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ये अमेंडमेंट है और कुछ खास नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन होता है दोस्तों, सेक्शन नंबर 50। कौन सा? AA। मतलब इसको उन्होंने, उसमें उन्होंने कंसिडर ये किया हुआ है कि जब भी आप कोई मार्केट लिंक डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स? मार्केट लिंक डिबेंचर्स अगर आप बेचते हो या तो फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बेचते हो, तो ये सेक्शन दोस्तों क्या हो जाता है? एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो समझना, इसमें दो चीजें हैं, मतलब पुराना क्या था एंड नया क्या है। ठीक है, बहुत पेपर को कॉर्नरिंग करके बनाना है तो पूछेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो पुराना क्या था पता है दोस्तों? कि कुछ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं? स्पेसिफाइड। जो कौन से होते हैं? कौन से ओरिएंटेड होते हैं? डेट ओरिएंटेड। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, कुछ डेट ओरिएंटेड होते हैं। इनकम टैक्स का ये मानना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को तुम डेट ओरिएंटेड तब बोल सकते हो जब उसमें 35% से ज्यादा कम पैसा किसमें लगा है? इक्विटी लगा है। मतलब ऑन द कॉन्ट्रारी दैट के 65% से ज्यादा किसमें लगा है? डेट में लगा है, तो उसको हम कौन सा म्यूचुअल फंड बोलते हैं? तो मान लो 65% से ज्यादा इक्विटी में लगा है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड हो जाता है। मान लो 65% से ज्यादा डेट में लगा है तो डेट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? म्यूचुअल फंड। कौन से म्यूचुअल फंड? इक्विटी या डेट ओरिएंटेड? डेट ओरिएंटेड। ठीक है, एंड दूसरा होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं मार्केट लिंक। क्या होता है दोस्तों? डिबेंचर्स। मार्केट लिंक क्या? डिबेंचर्स। ये दोनों तो थे, ये दोनों नए में भी हैं, पर नए में उन्होंने दो नाम और क्या कर दिए? +2 और कर दिए। मतलब ये दो तो है ही, इसमें कोई उन्होंने चेंजेस नहीं किए, पर उन्होंने एक दो नाम और कर दिए। और उन्होंने नाम क्या ऐड किए? तो उन्होंने बोला है कि अब से है ना, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स भी इस कैटेगरी में क्या होना चालू हो जाएंगे? कवर। समझ में आ गया? पहले अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स सेक्शन 50 AA में नहीं कवर होते थे, पर अभी कवर होने लगे। तो अभी कितनी एसेट्स है? 4। एक है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, दूसरा मार्केट लिंक डिबेंचर्स, तीसरा अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। साथ में बोल जाएगा, तो 3 याद रखने हैं आप। ठीक है, इसमें कैपिटल गेन कैसे गिने? ये अमेंडमेंट नहीं है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये सेक्शन, क्योंकि कॉर्नरिंग वाला सेक्शन है। तो मार्केट वैल्यू मतलब कैपिटल गेन कैसे गिने? तो FVC आपको लेना है, मतलब जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका होगा वो। फिर एक्सपेंसेस ऑन क्या? जो असेट को बेचने का है तुम्हारा क्या हुआ? खर्चा।
ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट कंसिडरेशन। इसमें से क्या माइनस करना है, तो सीओए ऑफ क्या माइनस करेंगे, डिबेंचर, या तो फिर जो आपका म्यूचुअल फंड का क्या होगा, यूनिट। ओके, ये माइनस करोगे तो ये आपका दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म ही होगा। मतलब इवन इफ लॉन्ग टर्म असेट होगी ना तो भी उसको क्या मानना है, शॉर्ट टर्म। समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म क्या माना जाएगा दोस्तों, कैपिटल गेन ऑलवेज। जैसे आपने बताया वो कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट किया होगा, तो उसमें भी जो कैपिटल गेन आता है वो ऑलवेज कौन से नेचर का होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म। ये डीमिंग प्रोविजन है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म नेचर का ही कैपिटल गेन होगा। देखो, गेन शॉर्ट टर्म होना और असेट शॉर्ट टर्म होना, उन दोनों में अंतर काफी होता है। ये जब तुम फाइनल में आओगे तब डिटेल में हम समझेंगे कि असेट कभी कभार लॉन्ग टर्म होती है बट गेन कौन सा वाला होता है, शॉर्ट टर्म। तो आपको पता है सेक्शन 54 में हम एग्जाम्पशन क्लियर करते हैं, तो उसमें लिखा होता है लॉन्ग टर्म असेट होगी तो ही एग्जाम्पशन देंगे। तो असेट कभी कभार क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला होता है, बट वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। ठीक है ना, पर अभी के लिए तुम क्या याद रखो कि वो ऑलवेज कौन से नेचर का कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें से कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स। इन्होंने डायरेक्ट दे रखे हैं, जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट उसमें से ही उसको क्या किया है, सेक्शन को कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, कोई इलस्ट्रेशन वगैरह उन्होंने दिए नहीं है। तो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 47, एक अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 47 में हुआ जो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो थियोरेटिकल अमेंडमेंट है। आपको पता है हम प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हैं तो गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स लगता नहीं, पर पहले क्या था, कोई भी गिफ्ट देते थे कोई टैक्स नहीं लगता था। पर अभी उन्होंने बोला नहीं, गिफ्ट है ना सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही दे सकता है। तो जो गिफ्ट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ देगा ना उसी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर मान लो अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होगा तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे। ये मैंने पूरा पैराग्राफ समझा दिया ना, ठीक है, अभी मैं पढ़ता हूँ, ध्यान देंगे। Section 47 of the Act provides the exclusion of certain transactions not regarded as a transfer for the purpose of chargeability under the head capital gain. Section 47 provides that nothing contained in section number 45 shall apply to any transfer of capital asset under the gift or क्या लिखा हुआ है, will or an irrevocable trust. However, this clause is not applicable in respect of specified ESOPs. फिर आगे भी लिखा हुआ है स्पेसिफाइड ESOP मतलब जो एम्प्लॉइज को हमने स्टॉक ऑप्शंस दिए वो। A gift is given out of the natural love and affection, and accordingly, the said clause is amended to provide that nothing contained in section number 45 shall apply to transfer of capital asset under क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, gift or will or irrevocable trust by an individual and क्या लिखा हुआ है, HUF। ठीक है ना, मतलब वो सेक्शन इन दोनों का एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल, बाकी सबको क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। डन ना। तो सेक्शन 45 में उन्होंने क्या लिख दिया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ गिफ्ट देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, बट कौन देगा, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ देगा तो लग जाएगा। सेक्शन 45 किसका है, चार्जिंग सेक्शन है ना कैपिटल गेन, तो वो चार्ज हो जाएगा। तो अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ गिफ्ट देगा तो चार्ज इनऑपरेटिव हो जाएगा। डन ना। रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ क्या होगा, कैपिटल गेन। तो इसमें वो क्लासिफिकेशन चेंज किया है, आपको पता है ना, 36 मंथ्स की जगह अभी उन्होंने कितना कर दिया, 24 मंथ्स। डन ना, ठीक है ना। तो 12 और 24 है अभी, आप समझो 36 को उन्होंने क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। सेकेंडली, ये तो आपको मैंने सम के साथ समझाया, तो इसमें से नहीं पढ़ोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। ऑप्शन समझाया, देखो ऑप्शन नंबर 1, पे टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट क्या लिखा हुआ है, कंसिडरिंग इंडेक्सेशन। ऑप्शन नंबर 2, पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% आफ्टर कंसिडरिंग क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। डन है ना, क्लियर। ये सारे अमेंडमेंट्स कब से प्लेस किए गए हैं, आपको डेट बताया 23 जुलाई 2024 से क्या किए गए हैं प्लेस। गेटिंग पॉइंट और नॉट, ठीक है। डिडक्शन का अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया, 10% वाला जो ATCCD जो था उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 14। बट किन लोगों के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए। ATCCD2 has been amended to provide that where contribution has been made by any other employer, not being a central government or state government, the employee shall will be allowed a deduction an amount not exceeding क्या लिखा हुआ है, 14। मतलब सबके लिए उन्होंने क्या कर दिया, 14% डिडक्शन कर दिया है, ठीक है ना। This is being increased only by the in case where the employee salary is chargeable to tax, ठीक है ना। अंडर सेक्शन क्या लिखा हुआ है, 115 BAC सबसेक्शन 1, मतलब
1BA में, मतलब आप किस में टैक्स पे करते हो, डिफॉल्ट स्कीम, तो ही ये एप्लीकेबल हो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से पढ़ो। दिस इज बीइंग इंक्रीज ओनली इन केस वेयर द एम्प्लॉय सैलरी चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन क्या लिखा है 115BA। तो इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्ट आउट, देन the limit will be 10% in case of non-government employee. In case of government employee, it remains 14%. ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना? इसका कोई क्वेश्चन है नहीं, पर मैं वापस बोल देता हूँ, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ। अगर टैक्स पेयर 115 BAC में टैक्स पे करता है तो 180 CCD सबसेक्शन 2 में कितना डिडक्शन देने का, 10 देने का कि 14 देने का? 14। पर अगर वो ऑप्ट आउट करता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 14, नॉन गवर्नमेंट को 10%। डन ना? कंफर्टेबल है? MCQ में आएगा, ध्यान रखना। ओके, ये तो बहुत ज्यादा ही थियोरेटिकल अमेंडमेंट है, बट मैं समझा देता हूं। अभी क्या होगा, तुम इसको पढ़ने बैठोगे ना तो तुमको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या कहना क्या चाहते हैं। समझ में आ गया? तो उसके होता है ना कि आत्मा की जो आवाज होती है कि जब तुम किसी को बहुत समझाने का ट्राई कर रहे हो बट सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो जो लास्ट में एक वर्ड निकलता है जो तुम्हारी अंतरात्मा से निकलता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है ना, तो इसका सब क्या होगा, खत्म। अभी है ना, आधार कार्ड गवर्नमेंट ने बोला 2017, 1 जुलाई 2017 से, आप लोग डेट अगर मिले तो देखते जाइएगा रेफरेंस के लिए। 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने ये किया कि जितने भी लोग जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर, जिनको आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड पहले इश्यू हो चुका है, तो उनको अपना पैन कार्ड आधार के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना है। ठीक है ना? और जो लोग नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको तो आधार कार्ड अप्लाई करके ही करना है। तो पहले क्या होता था, उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो लोग अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे 1 अक्टूबर 2024 के बाद, तो क्या है कि मान लो तुम पैन कार्ड निकलवाने के लिए, पर तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड निकलवा के उसका जो एनरोलमेंट आईडी होता था ना, वो आपको पैन कार्ड के एप्लीकेशन में दोगे तो एनरोलमेंट आईडी जो आधार कार्ड का होता था ना, उसके बेसिस पे पैन कार्ड मिल जाता था। बट 1 अक्टूबर 2024 से उन्होंने ये रख दिया है कि अभी एनरोलमेंट आईडी नहीं चलेगा, अभी सीधा आधार कार्ड ही चाहिए। इसका मतलब ये अमेंडमेंट है। अभी इसमें क्या तुम एग्जाम में पूछेंगे, बताओ क्या चाहिए, बोलो। अभी एनरोलमेंट आईडी चाहिए, है ना? आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते तो उसका एनरोलमेंट आईडी आता है ना, वो एनरोलमेंट आईडी मतलब एप्लीकेशन आईडी जो होगा वो जाके तुम पैन कार्ड वालों को दे दोगे, बोले देखो मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ अप्लाई किया वैसे वहां भी अप्लाई किया, तो उसके बेसिस पे क्या दे दो, पैन कार्ड। तो उन्होंने बताया यहाँ पे बोले एनरोलमेंट आईडी नहीं चाहिए, अभी सीधा क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड है तो ना, तब हम तुमको पैन कार्ड दे देंगे। आ रहा है तुमको समझ में? बस ये अमेंडमेंट हुआ है, समझ आ गया तुमको? अभी तुम पढ़ते हैं ना तो ऊपर से तुमको समझ ही नहीं आता कि क्या अमेंडमेंट हो, समझ रहे हो? ठीक है। अभी एक अमेंडमेंट उन्होंने यहाँ पे कवर, हाँ कर लिया सॉरी, ये है सेक्शन नंबर 119। अभी ये सेक्शन इंटरमीडिएट में तो नहीं है, पर सेक्शन नंबर 119 में भी आपको अपना ITR क्या करना होता है, फाइल करना होता है। अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया और डिले हो गया तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल कॉन्डोनेशन ऑफ ITR, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ ITR रिक्वेस्ट। वो कॉन्डोनेशन के बेसिस पे आप अपना ITR क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। तो अभी क्या होता है, आगे जब फाइनल में आओगे ना तब एक कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, जिसको हम बुलाते हैं दोस्तों स्क्रूटिनी रिटर्न्स। कौन से रिटर्न? तो स्क्रूटिनी उसी सेक्शन का मतलब उसी ITR का हो सकता है जो ITR उन्होंने 139 में फाइल किया हो। पर तुमने तो ITR कौन से सेक्शन में फाइल किया, 119। तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया पता है, बोले जो ITR 119 में फाइल किया गया ना, इट इज डीम्ड टू बी फाइल्ड अंडर 139। इसका मतलब नाउ द सेक्शन 119 वाला जो ITR होगा ना, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि स्क्रूटिनी वाले सेक्शन में क्या लिखा था कि तुम 140 139 वाला ही क्या कर सकते हो, ITR स्क्रूटिनाइज कर सकते हो। स्क्रूटिनाइज मतलब तुमको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, टैक्स पेयर को पूछ सकते हो। डन। ये भी मैंने वो अंतरात्मा वाला बता दिया। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। The existing provision of section 139 prescribed that every person being a company or a firm or being a person other than company or a firm whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax
shall furnish a return of his income. In this regard, the consequential amendment has been made in said section to provide that where any return of income furnished in क्या लिखा हुआ है? Pursuance of order under which section 119, the provision of section 139, मतलब 119 वाला जो रिटर्न होगा ना उसको क्या मान लिया जाएगा? 119 वाला रिटर्न आपने 139 में फाइल किया है ऐसा ही मान लिया जाए, ताकि हम फ्यूचर में अगर उस रिटर्न का स्क्रूटिनी करना चाहे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लोग अपना टेरिटरी बढ़ा रहे हैं, जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं। डन। तो ये आईटीआर के छोटे मोटे क्या थे, अमेंडमेंट्स थे। अभी दोस्तों है ना, टीडीएस के जो रेट्स हैं उसको उन्होंने क्या किया है दोस्तों, चेंज किए। ठीक है ना, चेंज मतलब क्या है, कम किए। ठीक है ना, और सबके अंदर एक डेट है, आप लोग याद रख लेना, सबके अंदर डेट जो है ना वो 1 अक्टूबर क्या है, 2000 क्या है 24, 1 अक्टूबर 2024 से उन्होंने कुछ सेक्शन में टीडीएस के रेट्स को कम कर दिया, बढ़ाया नहीं है, क्या किया है, कम। और सिर्फ दोस्तों रेट्स कम किए हैं, लिमिट को कहीं जगह पे चेंज नहीं किया। जैसे याद करो, टीडीएस में एक सेक्शन हुआ करता है 194J, उसमें लिमिट है 30,000। 194C, उसमें लिमिट है 30,000 का सिंगल पेमेंट, एग्रीगेट 1 लाख रुपए का पेमेंट। याद होगा आप सब लोग? डन, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस केस में होगा क्या, वो सब में कोई चेंजेस नहीं है। बोले सर हमने तो सुना है चेंजेस है, पर वो तुमने फाइनेंस एक्ट 2025 का सुना होगा। समझ में आ गया? वो तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है भी नहीं, ये आपको बताया। तो आपको है ना सीधा रेट पे आ जाना है। ठीक है ना, और रेट्स को तुमको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये लोग पूछेंगे किसके अंदर, तो एमसीक्यू के अंदर इसमें से बनेगा। पहले तो सेक्शन याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो पता चलेगा कि किस में उन्होंने चेंजेस किए। देखो 194DA, इसमें ये लोग 4 खा गए। 194 मतलब 19DA जैसा तो कोई सेक्शन ही नहीं है। अभी तुम समझो कोई नया नया खिलाड़ी होगा ना, तो उसको तो सेक्शन 19DA तुम बोलोगे ना, तो उसको तो जाके क्या करना, बोले ये सेक्शन कब आया यार। ठीक है ना, 194 कौन सा है दोस्तों, DA। तो 194DA में है क्या दोस्तों, कि लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जो आपको क्या मिलता है, मतलब जो आप रिडम्पशन करते हो पॉलिसीज का, उसमें आपको टीडीएस क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। ऑन विच वैल्यू, तो जो आपने गारंटीड पे आउट किया माइनस जितना उसने क्या पे किया हुआ है, प्रीमियम पे किया, उस पर आपको टीडीएस क्या करना होता है, डिडक्ट करना। मतलब आप एलआईसी का प्रीमियम पे कर रहे हो, बाद में जब तुम वो पॉलिसी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब टीडीएस डिडक्ट होता है। कौन डिडक्ट करेगा, जो इंश्योरर होगा वो। कितनी वैल्यू पे करेगा, मैच्योरिटी वैल्यू पे करेगा। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस जो तुमने क्या पे किया होगा, प्रीमियम। तो मान लो प्रीमियम तुमने पूरे टेन्योर में 8 लाख पे किए और मैच्योरिटी वैल्यू 15 लाख है, तो पूरे 15 लाख पे करेगा, कि जो इनकम आपकी हुई होगी, इनकम पे वो लोग क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पहले टीडीएस का रेट कितना हुआ करता था, 5, उसको कम करके अभी कितना कर दिया है, तो डेट तुम कॉमन याद रखना, कब का, 1 एमसीक्यू में हो सकता है इसमें से एक वो लोग आपको पूछ ले। फिर आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 194, कौन सा होता है दोस्तों, तो 194 कौन सा होता है, जी। ठीक है, उसमें भी उन्होंने रेट क्या कर दिया है दोस्तों, 5% से कम करके कितना कर दिया है, 2। मतलब ये मैं आपको लिख देता हूँ, एलआईसी वाला था ये, एलआईसी प्रीमियम, सॉरी, एलआईसी पॉलिसी का क्या होता है दोस्तों, मैच्योरिटी। और वो एलआईसी पॉलिसी जो मैच्योरिटी होती है उसका भी आपको एग्जम्पशन तो मिलता है अंडर सेक्शन 10D के अंदर। ठीक है, पर किस पे टीडीएस होगा, बोलो, टीडीएस ऑन किसके ऊपर होगा, मैच्योरिटी वैल्यू होगा, कि मैच्योरिटी वैल्यू माइनस, मतलब माइनस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस क्या करना है, तो जो भी आपने क्या किया हुआ है, प्रीमियम आपने क्या किया हुआ है, पे। डन। फिर बात करते हैं 194G। 194G में दोस्तों जो लॉटरी टिकट्स होता है ना, तो लॉटरी टिकट्स के ऊपर जो कमीशन वगैरह आपको मिलता है, उसके अंदर हमको क्या करना होता है, डिडक्शन क्या करना होता है, डिडक्ट मतलब टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पहले कितना था, 5%, अभी कम करके कितना कर दिया, तो 194H में आपको याद होगा कमीशन एंड क्या हुआ करता था, ब्रोकरेज। ठीक है, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज में कितना, पहले कितना था, 5, अभी उसको कम करके कितना कर दिया, 2। ये शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आप पता है वो पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी जो 50,000 रुपए से ज्यादा आप रेंट पे करते हो,
वो अमीरों वाला टेनेंट याद करो। तो जो टेनेंट होता था ना उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता था 5% के हिसाब से, प्रोवाइडेड 50,000 रुपए से क्या होना चाहिए, ज्यादा रेंट पे करना चाहिए। तो पहले 5% था, उसको कम करके कितना कर दिया है, 2%। मतलब द मैनर ऑफ डिडक्शन विल रिमेन सेम। बट कब से, अभी तुम तो रहते थे 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2024 से रहते थे, फिर 1 अक्टूबर से सरकार ने क्या कर दिया, टीडीएस का रेट बढ़ाया नहीं, कम कर दिया। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2024 तक रेंट पे 5% टीडीएस डिडक्ट करने, फिर 1 अक्टूबर से जो रेंट आता है उस पर कितना करने का, 2%। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है, काफी सारी रेफरेंस बुक में उन्होंने पूरे साल का 2% ले लिया है, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। पर स्टिल तुम इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल वगैरह में देख लेना एक बार, उन्होंने जो किया वो वैसे करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में क्या किया है या कुछ रेफरेंस बुक में क्या किया, पूरे साल का 2%, पूरे साल का थोड़ी होगा, पूरे साल का 2% लिया तो यहाँ पे डेट का को पड़ जाए अपने लोग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, डन ना। तो 1 अक्टूबर से आपको क्या करना है, 2% ले लेना है। तो आपको बाइफरगेट करना पड़ेगा, पहले 5% फिर बाद में कितना, 2%। फिर दोस्तों आता है 194, कौन सा, एम। 194 एम में भी पर्सनल पेमेंट है, बट आपको पता होगा कि जहां पे 194 सी, एच एंड कौन सा, जे एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे क्या है, एम। तो 194 एम में कितना था, पहले कितना है, 5, अभी उसको कम करके 2% कर दिए। समझ में आ गया। सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस की मैं बात करूं, तो इन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 194 ओ के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो ये जो 194 ए जो होते हैं ना, वो जो इको ऑपरेटर्स होते हैं ना उनके लिए है दोस्त। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस। तो उसमें टीडीएस पहले 1% हुआ करता था, इसको सरकार ने कम करके कितना कर दिया, 5%। ये मोस्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक प्रोमिनेंट कैंडिडेट है किसके लिए, एमसीक्यू। डायरेक्ट वो लोग शायद क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो सारे अमेंडमेंट्स हैं, ये वाला अमेंडमेंट जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये वाला आपको नहीं समझना है, इसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, मतलब ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, पूरा ही। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों कॉल्ड सेक्शन नंबर 197 एंड कौन सा, 197 क्या होता है, ए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर टीडीएस। लोअर टीडीएस बोले तो टीडीएस हम कौन सी वैल्यू पे डिडक्ट करेंगे, कम वैल्यू पे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर टीडीएस और क्या होता है, नो टीडीएस। मतलब या तो टीडीएस आएगा ही नहीं, या तो आएगा पर कौन सी वैल्यू पे आएगा, कम वैल्यू। तो इसमें क्या होता है पता है दोस्तों, जो डिडक्ट ही होता है ना, आई डोंट थिंक सो कोई दूर दूर तक कोई मुझे लग नहीं रहा है कि एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, इंस्टीट्यूट गया कहाँ पे, बैरेक्ट में, जो उनको सेक्शंस में अमेंड मिले, उसमें सेक्शन में से अमेंडमेंट नहीं उठा, पूरा का पूरा सेक्शन, फिर उसको सीधा आप क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अभी जो मतलब कैलकुलेशन वाले हैं उसका मैं जस्टिफिकेशन आपको दे दी, ये तो प्योरली थियोरेटिकल अमेंडमेंट है, ठीक है। तो जो डिडक्टिव है ना, उसको दोस्तों एक डेक्लेरेशन देना होता है। डेक्लेरेशन किसको देना होता है, तो जो पार्टी कौन है दोस्तों, डिडक्टर है ना, उसको डेक्लेरेशन देना है कि भाई साहब मेरी इनकम कम है, आप टीडीएस डिडक्ट मत करिए, या तो करिए पर बहुत कम वैल्यू पे करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो ही क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, मान लो आप सब लोगों का हो गया सीए में कंप्लीट, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हुआ क्या पता है, तुमको तुमको क्या मिला, क्या हो, सीए, सीए कंप्लीट करना है। तो 12 काट लो सर। कब एग्जाम देना, कब है एग्जाम, कब, मई 26, मई 26, मतलब ईयर की बात करें कि डेट की बात करें, मई 26 यार, आई थॉट क्या पूछ रहा है डेट। चलो कोई बात नहीं, हो जाए, विश के वो भी कंप्लीट हो जाए, दुनिया में वो हर चीज आपको मिल जाए जो आप चाहते हो, ठीक है। और तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अपने वापस पॉइंट पे आ जाए ना।
अभी तो फिलहाल अपने सीएमए पे ध्यान देते हैं ना, ठीक है ना। तो सीएमए आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो ना। मान लो कि कब कंप्लीट हो गया, तो मैं जून 26 बोलता हूँ, ठीक है ना, या ज्यादा से ज्यादा कब तक, दिसंबर 26, ठीक है ना। उससे लेट करोगे तो आप खुद ही गायब हो जाओगे। तभी हुआ क्या पता है, जून 26 में आपका सीएमए कंप्लीट हुआ। तुमने क्या सोचा कि जॉब नहीं करना है, खुद का क्या स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तुमने स्टार्ट किया, नया नया क्लाइंट मिला, एक ही क्लाइंट है पूरे साल में, समझ रहे हो। तो उसमें से 7 लाख रुपए का रिसिप्ट हो जाते हैं, कितने का, 7। और कोई क्लाइंट है ही नहीं तुम्हारे प्रैक्टिस में, एक तुम हो और एक तुम्हारा क्लाइंट है, और कोई क्लाइंट है ही नहीं, समझ रहे हो। तो 7 लाख रुपए का तुमको क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। और ये कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑडिट आप कर रहे हो। तो अभी जो कंपनी आपको पेमेंट करेगी वो टीडीएस कौन से सेक्शन में रिडक्शन देगी, 194, समझ में आ गया ना। 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो एट द रेट ऑफ अपने कितना रखा जाता है, 10%, मतलब 70,000 तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अभी तुमने हिसाब जोड़ा, बोले देखो ऐसे क्या हुआ, नया नया प्रैक्टिस है, बट इनिशियली तो इनकम कम होगा ना। तो तुमने हिसाब लगाया, बोले 7 लाख रुपए का तो इनकम नहीं है भाई, 7 लाख रुपए का क्या है, रिसिप्ट। अभी जो ऑफिस रखा हुआ है जिसमें भी अपने अकेले अपने ही, ठीक है ना, तो उसका रेंट है, उसका डेप्रिसिएशन है, वो सब कुछ अगर मैं माइनस करूँ ना, तो तकरीबन तकरीबन कितना होगा, 3 लाख रुपए का तो खर्चा है। तो लास्ट में इनकम कितना बचा, 4 लाख रुपए इनकम बचा। तो चाहे मैं ऑप्ट आउट करूँ, चाहे मैं ऑप्ट आउट ना करूँ, दोनों ही केसेस में मेरा टैक्स क्या आने वाला है। ऊपर से सरकार को मुझे क्या देना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्स दोनों ही केस में क्या आ रहा है, 0। और तुम यहाँ पे कितना पैसा दबा के बैठे हो, 70,000 कट हो गया ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 70,000 का टैक्स क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। अभी तुमको क्या होगा, 70,000 तुम्हारा टैक्स डिडक्ट हो गया। एक तो 7 लाख रुपए आ रहे थे, उसमें से 70,000 डिडक्ट हो गया, मतलब आया कितना, 630। समझ रहे हो, तो तुमने बोला यार ये तो और लोकप्रिय पैसा। बेटा टीडीएस उसलिए कलेक्ट किया जाता है क्योंकि टैक्स पेयर से हमें को इनकम टैक्स लेना होता है। टीडीएस इज नॉट द सेपरेट लेवी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि जब तुमको टैक्स लेना हो ना, तब तुमको टीडीएस लेने का, इस असेसी से तुमको टैक्स लेना है। तो तुमको अभी 197 में क्या करना पड़ेगा, 197 या 197 ए में जो तुम्हारा क्लाइंट है ना, उसको मतलब लिख के देना पड़ेगा कि तुम टीडीएस डिडक्ट मत करो। क्यों, अगर तुम डिडक्ट करोगे तो मुझे पूरा का पूरा 70,000 क्या आने वाला है, रिफंड ही आने वाला है। नहीं समझ आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो अननेसेसरी काय को टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। तो डिडक्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं डिडक्ट करता हूँ, वो जो तुमने मुझे जो कागज लिख के दिया है वो मैं मेरे ऑडिटर को दे दूंगा, वो ऑडिटर इंकॉर्पोरेट कर देगा। क्योंकि अदरवाइज मैंने वो सर्टिफिकेट नहीं लिया और विदाउट टीडीएस तुमको पेमेंट कर दिया, तो अभी ब्रेक से पहले सम किया ना, 7 लाख का 30%, 2,10,000 मेरे हाथ में डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैं काय को रिस्क लूं। समझ में आ गया। पर ऐसा कब होगा, जब आप अपने इनिशियल फेज में होते हो, जब आपकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पर मान लो तुम्हारी 70 लाख रुपीज की रिसिप्ट होगी, तो 70 लाख तो अब तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हो नहीं यार। सरकार बोले अब तो यार टैक्स भी हमारे पास आए, तो हमको टीडीएस फुल फ्लैक्स डिडक्ट करने दो। समझ में आ गया, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं लोअर टीडीएस। तो इसमें अमेंडमेंट क्या है तुम समझो, ये तो पहले भी था अभी भी। अमेंडमेंट ये था कि तुम 194 क्यू करके एक सेक्शन आता है, पता है, वो 50 लाख से ज्यादा का परचेस हो, 10 करोड़ से ज्यादा का क्या हो, टर्नओवर। तो उसमें दोस्तों 197 एंड 197 ए का बेनिफिट नहीं मिलता था लास्ट ईयर तक। अभी उन्होंने 194 क्यू का क्या कर दिया, बेनिफिट देना क्या कर दिया, स्टार्ट। तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि जो बेनिफिट है वो अभी आपको किस में मिलेगा, 194 क्यू में मिलेगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ नहीं आएगा एग्जाम। इंस्टीट्यूट ने कॉपी किया होगा, पर कॉपी करके खुद पूछना भूल जाएगी। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो ये कोई स्कोप इसका लग नहीं रहा है कि पूछी। जो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन और वो पीजीईपी के जो अमेंडमेंट्स है उसमें से आए। डन है। हाँ। तो इतने अमेंडमेंट्स है डायरेक्ट टैक्स के, ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज आपको क्या कर दिए, बता दिए। ओके। और इंस्टीट्यूट ने भी बकायदा क्या दिया हुआ है, ये लिस्ट दे रखी है। ये सेक्शन नंबर जो 10 है ना, ध्यान से सुन के जाइए। ये सेक्शन नंबर 10 वाला जो अमेंडमेंट्स, ओके, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के उन्होंने क्या किए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। ये ट्रस्ट वाला तो आपके सिलेबस में है ही नहीं,
असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट करके एक सेक्शन आता है, वो फाइनल लेवल पे आता है, सेक्शन नंबर 11 एंड क्या सेक्शन नंबर 12 एंड 13, ठीक है ना, तो वो आपको करने की यहाँ पे जरूरत, ओके ना। बाकी सब कुछ क्या है एज इट इज है, ये आप कर सकते हो, ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। दैट विद इफेक्ट फ्रॉम, मैंने बोला था ना वो बायबैक में 10, 13, 4, 8, वो अभी एबॉलिश करना पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स पहले कौन पे करता था, कंपनी, बट अभी उसकी जगह कौन पे करेगा, शेयर होल्डर। पहले कंपनी पे करती थी तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता था, ठीक है, बट अभी क्या होगा दोस्तों, वो 115 QA उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, तो फिर क्या होगा, 115 QA विड्रॉ किया तो कंपनी टैक्स नहीं पे करेगी, तो अभी टैक्स कौन पे करेगा, शेयर होल्डर क्या करेंगे, पे करेंगे। समझ में आ गया ना, ठीक है ना, पे ध्यान, क्लियर। चलो, अपने आईडीटी के अमेंडमेंट्स कब रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब विद इन 3-4 डेज ही हम प्लान करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसमें डिले करेंगे। पर वो मैंने गलती से ग्रुप में फ्राइडे, मुझे उस टाइम पे नहीं याद था कि उस दिन डुलेटी है, ठीक है ना, तो ये तो ध्यान, ठीक है। तो अपने इनडायरेक्ट टैक्स के रखते, ये फाइल मैं दोनों शेयर कर देता हूँ। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।